आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 10th नंबर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और इसके पहले सीक्वेंस सीरीज का आई होप कि क्वेश्चन जो है तुमको एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो तुम्हारा है मिसलेनियस इन सब का बना चुका होगा। अब है तुमको चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, जो कि तुम क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस की मदद से हम लोग पॉइंट को डिनोट करते हैं, जिसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। एक्स वाई एक्सिस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें कि ये प्लस प्लस हो गया, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई तुम्हारा ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तुमको एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स देख रहे हैं पॉजिटिव है इधर और वाई निगेटिव है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये तुम्हारा हो गया निगेटिव पॉजिटिव, और ये तुम्हारा हो गया तुमको, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट के आधार पर इसका जो पॉइंट लिखने का तरीका है, दो एक्सिस के हेल्प से हम लोग देते हैं। क्लास 10 में तुम पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला। इसमें ये पॉइंट को लोकेट करने के बाद, कोऑर्डिनेट दिखाने के बाद तुम्हारा एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो दो पॉइंट है, अगर x1 y1 और x2 y2 है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा अगर ये क्वेश्चन हो। दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि तुमको x1 y1 और x2 y2। x1 y1 एक पॉइंट है और एक x2 y2 इसका है, इसको नाम p दे दो, इसका नाम q है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्सिस पर, और q से भी x एक्सिस पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो जहाँ तक कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, तो इसका ये जो डिस्टेंस रहा होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, ये कितना रहा होगा, ये लेंथ x1 रहा होगा, और ये हाइट क्या रहा होगा इसका, y1 होगा। इसी प्रकार से x कोऑर्डिनेट इसका x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा होगा, x2 होगा। और ये जो हाइट है तुम्हारा, ये क्या रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट रहेगा, ये y2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है x एक्सिस के ओवर जो हाइट आया होगा, ये y2 होगा। इसलिए ये तुमको y2 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का। तो ये x1 और x2, तो हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए तुमको यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दो, एक पर्टिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करो PQ से, यहाँ पर इसको कुछ पॉइंट R मान लो, तो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स PQ होगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये तुम्हारा जो है क्या होगा, ये अगर बेस कहें इसको, तो बेस कितना आएगा, ये x1 है यहाँ तक x2 है, तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा। और यही तुम्हारा क्या होगा, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यही तुम्हारा क्या आएगा, ये भी कितना जाएगा, x2 माइनस x1। और ये यहाँ तक देखें, ये परपेंडिकुलर है, तो ये तुमको टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट y2 है, और ये हाइट अगर y1 है, तो ये भी इसके सामने का क्या रहा होगा, y1 रहा होगा। तो ऑफकोर्स ये जो तुम्हारा देख रहे होंगे, ये कितना आ गया तुम्हें, ये y2 माइनस y1 आ गया। तो ये तुम्हारा अब जो है, ये दोनों अगर फाइंड आउट होगा, तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, PQ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये एक बेस हुआ और एक परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला के रूप में तुम याद किया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होगा तुम्हारा। एक तुमको होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला तुम जो पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसकी भी चर्चा कर दे रहे हैं। क्लास 10 के बुक में ये सब पढ़ा होगा, इसको जिसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो दो पॉइंट है, जैसे तुमको, चलो ये दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, अगर दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट है तुम्हारे। इसको, इस लाइन सेगमेंट, इसको अगर PQ ही एज्यूम करें, इस लाइन सेगमेंट पे R एक पॉइंट है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है। m मतलब हो गया तुमको PR रेशियो, इज इक्वल्स टू m/n। तो इस r का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
x1 x2 mn के रूप में, x1 y1 x2 y2 इसके रूप में हमको इसका कोऑर्डिनेट पता करना है r पॉइंट का। तो ये जो पॉइंट है तुमको यहां पर अगर इसको जगह अगर इसको भी सॉल्व करना चाहो, फार्मूला लिखने के बजाय इसको क्या करना चाहे, इसको बनाना चाहे, तो इसके सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग करके तुम इसको बना सकते हो। यहां से जो कि r है तुमको इसके कोऑर्डिनेट को तुम एक्स वाई एज्यूम कर सकते हो। ये जो r पॉइंट है जो m/n में डिवाइड करता है, इसको हम लोग एक्स वाई एज्यूम कर लिए। तो एक्स वाई एज्यूम कर लिए और q से भी यहां पर पर्टिकुलर ड्रॉप कर दो और फिर यहां से इस पर पर्टिकुलर ड्रॉप करो। जो p पॉइंट है इससे ये जो लाइन से आया है यहां पर, इससे एक ट्रायंगल बना लो यहां पर, और फिर यहां से भी तुमको एक ट्रायंगल क्या कर सकते हो, यहाँ से तुमको ये जो r तुम्हारा आया हुआ है यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ पर q पर पर्टिकुलर डाल के यहाँ पर जो कि r से यहाँ से पर्टिकुलर इस पर डाल के एक ट्रायंगल को फॉर्म कर लो। तो इस पॉइंट को अगर L देना चाहो नाम तो इसको M दे दो। तो दो ट्रायंगल बन गया तुम्हारा। जो ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा, नहीं तो इसको देखो, इसको इधर मिटा देते हैं, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का काम हो ही गया। इसको फिर से बनाते हैं फिगर। तो सेक्शन फार्मूला में यही है कि दो पॉइंट के बीच का तुमको रेशियो तो अगर पता हो तो उसका जो बीच जो डिवाइड करता है उसको, उसके कोऑर्डिनेट को, इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। जो अंदर रहेगा अगर पॉइंट तो उसको हम लोग इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और अगर उस लाइन सेगमेंट के बाहर चला जाए तो वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। ये तुमको सेक्शन फार्मूला में से पहला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें हो गया। अब सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में दो पॉइंट हो गया तुम्हें, उससे ट्रायंगल फॉर्म करके हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में है तुमको यहाँ पर है एक पॉइंट P और यहाँ पर है एक पॉइंट Q। यहाँ से P है तुमको, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, Q है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है R जो कि इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। इसको एक्स वाई एज्यूम कर लिए। ये इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है। यहाँ से इस पर पर्टिकुलर ड्रॉप कर दिया, R से भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और Q से भी तुमको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया। और यहाँ से जो है P से यहाँ पर जो लाइन ये तुम्हारा आया हुआ है R से जो पर्टिकुलर ड्रॉप किया, इस पर एक पर्टिकुलर ड्रॉप करो जिसका नाम L हो गया तुमको, और इसी तरह से R से यहाँ से पर्टिकुलर डाल कर दो इसमें, इस पॉइंट का नाम M हो गया। तो दो ट्रायंगल बन गया तुम्हारा। एक ट्रायंगल का नाम हो गया तुमको P R और L। तो ट्रायंगल P R L सिमिलर होगा ट्रायंगल Q, ट्रायंगल क्या तुम्हारा हो गया P R L, ट्रायंगल R Q M के। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल जो बना है ये दोनों आपस में सिमिलर हो चुके। 90 डिग्री है, ये एंगल 90 होगा, और ये तुमको दोनों एंगल एक ही लाइन में है तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये तुमको सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग एक चीज़ क्या, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो पॉइंट डालें ये एक्स वाई है इसका पॉइंट, ये एक्स होगा और ये x1 होगा। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, x माइनस x1 आएगा। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x आएगा। ये कितना आएगा, x2 माइनस, ये तुम्हारा टोटल x2 आ जाएगा और ये x इसमें माइनस हो जाएगा तो ये साइड निकल जाएगा। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा P से L का डिस्टेंस, दैट इज PL बाय RM, PL बाय
आर एम दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं पी आर बाय आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दैट इक्वल्स टू पी आर बाय आर क्यूब। अब पी एल कितना है, पी एल यहां लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये टोटल डिस्टेंस x है और ये x1 इसमें माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, पी आर कितना निकल रहा है, ये तुम्हारा निकल रहा है पी एल का वैल्यू कितना निकल रहा है हमारा, x माइनस x1 निकल रहा है। पहले पी आर लिखिए, x माइनस x1, और दूसरा यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये x2 में x घट गया, x2 माइनस x, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, m बाय n। तो अब देखो तुम्हारा x निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x माइनस x1 है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तुमको x माइनस x1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x। ब्रैकेट को यहां पे तोड़ दीजिए, nx माइनस n इंटू x1, nx माइनस n इंटू x1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। तो ये हो गया mx प्लस nx, mx प्लस nx इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, mx2 प्लस nx1। तो m प्लस n इंटू x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। x क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से इसी सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो हम लोग इसी ट्रायंगल के, ये दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल है इसमें इस साइड का प्रयोग करेंगे जो y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड करेगा, दैट इज आर एल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एल बाय, यहां पर ही लिख देते हैं, सिमिलर है ही, तो पहले लिख देते हैं आर एल बाय क्या लिख लेते हैं, वहां पर है तुमको क्यू एम, आर एल बाय क्यू एम इज इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं उसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल से पी आर बाय आर क्यू। अब इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट है y, यहां से है y1, तो y माइनस y1 हो जाएगा, आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा ये, और इसका हो जाएगा y2 माइनस y, दैट्स इक्वल्स टू m बाय n। और इसको जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो एक स्टेप छोड़ दिए मल्टीप्लाई करने के लिए, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को एक साइड करके दो एक स्टेप में तुम जैसे फाइंड आउट किया इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा, क्या इसमें जो सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से क्या कर लिया, x और y कोऑर्डिनेट जो सेक्शन फार्मूला तुम्हारा था जिसको प्रूविंग का था, तो फार्मूला याद भी किया होगा, तो तुमको ये जो है इंटरनल डिवीजन में क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे कि एक्सटर्नल डिवीजन यूज करते हैं तो कभी भी इंटरनल डिवीजन के रूप में ही फार्मूला का यूज किया जा सकता है कभी भी, और रेशियो को उसको इंटरनल के रूप में डिवाइड करके कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन भी ऐसे अक्सर चर्चा में रहता है, तो चलो उसको भी बता दे रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में जस्ट प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है। एक्सटर्नल डिवीजन का फिगर कैसा होता है, देखो एक्सटर्नल डिवीजन जब रहेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन में तुमको जो पॉइंट रहता है उस जो लाइन सेगमेंट के बाहर रहेगा। एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे कि ये तुम्हारा है पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2, और r तुमको यहां हो जिसका कोऑर्डिनेट xy हमें फाइंड आउट करना है, ये PQ है। और इसमें जो रेशियो तुम्हारा होगा इसमें पी आर जो कि ये वाला लाइन होगा, पी आर यहां से यहां तक बाय क्यू आर, ये पी आर बाय क्यू आर इज इक्वल टू एम बाय एन होगा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का, देखो पी आर यहां से यहां तक ये जो पूरा हो गया और ये तुम्हारा हो गया एम बाय एन।
तो अब जैसे कि देखो इसको इंटरनल डिवीजन करके जैसे इसका क्या होगा फॉर्मूला तुमको जहां तक याद होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला कोऑर्डिनेट को mx2 इसमें माइनस कर देंगे। इसको तुम प्रूव करना चाहोगे तो आराम से इसको डिराइव करके तुम निकाल सकते हो, जैसे बताए थे सेम सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग करोगे तुम्हारा आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा तुमको my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, ये तुम्हारा आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन में, एक्सटर्नल डिवीजन को कैसे इंटरनल में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे देखो ये जो पॉइंट पी क्यू को अगर m, जैसे मान लेते हैं इसको कोई लिखता है कि यह जो है तुमको r पॉइंट एक्सटर्नली इसको 3:2 में डिवाइड करता है, ऐसा किसी ने कहा 3:2 में है, तो ये देखो ये 2 होगा तो ये पूरा 3 है, तो इसको तो 1 कर सकते हो। इसका मतलब दूसरे शब्द में कहें q जो है इस पूरे लाइन से 1:2 में डिवाइड करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो उसके आधार पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। देखो फिर से इस बात को समझो, फिर से मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लेते किसी ने कहा कि इसको 3:1 में डिवाइड किया, तो ये पूरा अगर 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। ये 3:2 बोले थे पहले, तो 3:2 क्या हो गया, ये 2 है। अगर तो ये 2 है तो ये कितना बचा होगा, ये 1 बचा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट है इसको 1:2 किस में डिवाइड करता है, ये 2 में। और इस प्रकार से ये तुम्हारा तब अब ये जो x2 है, x2 बराबर 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x1 बाय m2 प्लस 1, ऐसा यूज कर दीजिए तो उसे x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। तो इसको इंटरनल डिवीजन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा 10 का था, ये जो तुम्हारा ये सब जानकारी है जो कि तुम जानता भी होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक पढ़ा होगा, उसका डेरिवेशन तो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको ऐसे आइडिया होगा किस ढंग से बनाते हैं। 3 फार्मूला था तुम्हारा दिया हुआ 10 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एक दिया हुआ है, और तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद तुमको जो है 11 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है तुमको और सेक्शन फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, ये सब का भी फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि अभी तो खैर एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, उसको होगा तो एक्स्ट्रा बताया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी 10 क्लास में तुमने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रायंगल का एरिया का, मतलब ट्रायंगल x1 y1, x2 y2 और ये है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट्स इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ x1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट एक क्लॉक वाइज, इसको इस ढंग से चलोगे तुम एंटी क्लॉक वाइज में चलोगे तो ये पॉजिटिव एरिया आता है। अगर इसको सही से प्लॉट कर लिए पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और उसके बाद अगर तुम लिखना चाहोगे इसको एंटी क्लॉक वाइज में लिखोगे, जैसे x1 लिखा तो यहाँ पर लिख दो पहले y2 इसका कोऑर्डिनेट जो एंटी क्लॉक वाइज में चलेगा, y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर अब इसका x कोऑर्डिनेट लीजिए तो x2 लिखेंगे, और फिर अपना जो तुम्हारा है डायरेक्शन को एज्यूम करो इसका y लिखेंगे, तब की बार y3 आएगा पहले, तो क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस अब x3 लिखेंगे, तो x3 लिखेंगे तो क्या आएगा पहले y1 उसके बाद y2। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का यूज करने में ध्यान रखना। जैसे x1 लिखे तो इसका y इसके जस्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज में अगर y लिख रहे हैं सबको एक ही, तो यहाँ पे y2 माइनस y3 लिखे, फिर यहाँ पे जिसका पहले y लिए थे उसका x लिखेंगे, फिर इसका जो है जो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा जैसे y3 माइनस y1 लिखेंगे, फिर इसका x3 लिखे तो यहाँ पर देखो ये पहले आएगा, और उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा गलत होने लगेगा। एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन आपने सोचा है उस डायरेक्शन को मेंटेन करके चलना होगा। फिर से इस बात को समझें, बहुत सारे लोग ट्रेन में बनाता भी होगा तो कभी सही होगा कभी गलत हो सकता है। तो x1 लिखा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, y2 माइनस y3। अब जिसका y पहले लिया अब उसका x आप लिखिएगा, और उसके बाद इसका y, इसी जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले इसका y आएगा फिर इसका y घटेगा, फिर अब इसका y पहले लिखा तो फिर ये लिखेगा तो x3 लिखेगा, तो फिर इसमें इसका y घटेगा।
ये ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अगर आप टू दी पॉइंट अगर प्लॉट कर लिए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट को रफली, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तब ये पॉजिटिव आएगा एरिया, और नहीं तो कभी ये कहा जाता है, तुमको बताया जाता है कि अगर निगेटिव एरिया आ गया तो आप क्या कर लीजिए, अगर ये क्लॉकवाइज, जैसे कि अगर प्लॉट कर दिया, हम क्लॉकवाइज जाना शुरू कर, जैसे कि पहले x1 लिखे, हम इधर से भी घूम सकते हैं, तो y3 माइनस y2 लिख देंगे, और फिर ये पर अब y3 इसका ले लिए तो x3 लिख देंगे, x3 के बाद क्या लिख देंगे फिर इसका y2 माइनस y1, अब फिर किसका आएगा, अभी x2 आएगा, तीनों को एक बार लेना है, तो x2 इंटू y1 माइनस y3, तो इसका टोटल एरिया तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। वो तो एरिया में चूंकि एरिया निगेटिव नहीं होगा तो ये कह दिया जाता है कि उसको क्या कर लीजिए आप, पॉजिटिव कर लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव आएगा। तो जैसे कि इसको एरिया में इसको निकालते कैसे, देखो इस रिजल्ट को लाने के लिए क्या करता है, दो मतलब जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करोगे ना, तो तुमको ये बन जाता है जाकर के ट्रेपीजियम 3 बनता है, 2 ट्रेपीजियम का सम और तीसरा ट्रेपीजियम का माइनस करते हैं, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चलता है। तो बनाया भी होगा, तो ट्रेपीजियम का एरिया के आधार पर 2 ट्रेपीजियम के सम माइनस 1 ट्रेपीजियम जो ऊपर वाला बनता है उसको घटा देंगे, तब क्या हो जाता है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बच जाता है। तो ये तुम्हारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। दूसरा है तुमको, अब हम लोग देखते हैं क्लास 11 का जो हम लोग का जो क्लास जहां से शुरू होता है, अब इन सबों पर भी इसका यूज पड़ेगा तुमको, इसलिए मैं इसको बता दिया गया, अभी भी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, सेक्शन फार्मूला इन सब का तो रिक्वायरमेंट है ही हर जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जाहिर है कि तुम अगर कोई और बुक से बना रहे हो, आर अग्रवाल वगैरह बुक से या किसी भी बुक से बनाओगे, तो उसमें तुमको पहला चैप्टर तो खैर 10th का रिवीजन ही होगा, उससे भी बना सकते हो, जहाँ दिक्कत हो कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है, अब है तुमको क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन का जो एनसीईआरटी बुक में जहाँ शुरू होता है कोर्स तुम्हारा जो 11 का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है स्ट्रेट लाइन का, जहाँ तक चैप्टर का नाम भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही है इसका, तो स्ट्रेट लाइन से शुरू होगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, द टेंजेंट मतलब टेन थीटा जिसको कहते हैं, द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय line with positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope of the line, तो कोई लाइन जो है, जैसे कि ये लाइन, एक इसको फिगर दिखाएं, एक लाइन मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक टर्म आ रहा है स्लोप। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ जैसे जाएगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस नहीं, अब यहाँ पे कटना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जैसे इधर की तरफ लुक फॉरवर्ड राइट के साइड करें, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, इस एंगल की बात, यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये तुम्हारा जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये थीटा अगर है इस एंगल का, अगर देखो ये भी एक ये लाइन एक्स एक्सिस से ही बनाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही दिख रहा है ये भी लाइन एंगल, लेकिन इस एंगल को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यह तुम जब घूम रहे देखो घड़ी के दिशा में चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहा है तुम्हारा, तो ये एंगल लेना क्या होगा तुम्हारा, स्लोप निकालने में वो गलत होगा। तो स्लोप निकालने में कभी भी क्या लेना है आपको, इधर से, और देखो इधर की तरफ तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इधर से नहीं लेना है, ये भी ध्यान रहे, कभी भी लेना है किधर से तुमको, राइट साइड से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये दो बात को निश्चित ध्यान रखेगा, नहीं तो स्लोप तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इसका मतलब इस फिगर में स्लोप कितना होगा, स्लोप इस लाइन का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा टेन थीटा। इसको स्लोप ऑफ द लाइन को एम सिंबल जनरली हम लोग दिया करते हैं, इसका फेमस सिंबल है एम, मतलब स्लोप के लिए जो सिंबल आता है दैट इज एम इज इट्स फेमस सिंबल। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, इसका स्लोप का सिंबल एम हो गया, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इस फिगर में। तो एक्स से जितना एंगल बनाएगा, ध्यान रहेगा दो शब्द, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए एंगल आपका, और पॉजिटिव इस धर से बनना चाहिए। इधर जैसे
इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल क्लॉकवाइज मारा, ये एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो ये दोनों एंगल तो अभी सेम है तुम्हारा। इधर भी एंगल लेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। अब जैसे स्लोप निकालना है किसी लाइन सेगमेंट का जिसके दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आई मीन कि हमें यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया हुआ है। पॉइंट को देने का यही मतलब है, पॉइंट आपको पता है इसका मतलब है कि उस का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट को मिला रहा है तो उसका स्लोप कितना होगा देखते हैं। तो स्लोप का मेन डिफिनेशन वही हो गया कि टेंजेंट मतलब टेन थीटा जो कि होगा उस एंगल का जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बन रहा है उसका निकला स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट जिसका x1 y1 एंड x2 y2, ये भी लिख ही देते हैं, इसे मेंशन कर देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट ये है तुम्हारा, इसका स्लोप क्या होगा। तो देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ही पता चलेगा इसका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला बात है कि एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, पॉइंट को दिखाइए, फिर सोचिए क्या होगा और अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। कोई फार्मूला अगर नहीं पता हो तो बेसिक से वही चलने का रास्ता है सीधा। जैसे जितना भी रिजल्ट देख रहे हो तुमको इसी फॉर्म यही एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इसको प्रूव करते हैं, बनाते हैं, तो फंडामेंटल यही है तुम्हारा। चलिए दो पॉइंट दिया हुआ x1 y1 और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसका स्लोप कितना होगा ये p, इसको मान लेते हैं pq या जो भी मानना चाहो मान लो, x2 y2, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल इसको पीछे बढ़ा सकते हैं इसके लिए, या अगर पीछे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरा रास्ता ये है कि यहां से क्या कर देते हैं, यहां पे पर्टिकुलर ड्रॉप तो हमें करना ही होगा क्योंकि कोई भी जानकारी चाहिए तो x1 y1 x2 y2 इसी से रिलेट होता है, तो पर्टिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। चलिए, और इसके x एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये जो तुम्हारा होगा ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन जितना x एक्सिस से एंगल बनाएगा, ये लाइन जितना x एक्सिस से यहां एंगल बनाएगा, इसको पीछे आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल अगर थीटा बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, देखो ये थीटा है, तो यह एंगल भी कितना होगा तुम्हारा, ये थीटा ही होगा, तो टेन थीटा इसका आंसर होगा। तो यहां से टेन थीटा निकालने के बजाय इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा निकालना चाहेंगे। यहां जो ये जो इसके पैरेलल ड्रॉ किए, तो ये लाइन ये एंगल और ये एंगल क्या है तुम्हारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है, इसको पीछे बढ़ाए तो ये एक्सिस पे कितना एंगल बनाते हुए दिख रहा है, ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इधर की ओर देख रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा एंगल बना तो उसका टेन थीटा हमारा आंसर होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल में भी एक यहां पर भी ये जो लाइन है दोनों एंगल थीटा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो इसमें इस ट्रायंगल में हम लोग आ जाएंगे तो इसका टेन थीटा का वैल्यू निकल सकता है हमें। इस टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, p बाई बी आएगा, ये p तुम्हारा जाहिर है कि इसका ये हाइट कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा x2 माइनस x1 आएगा। तो टेन थीटा क्या होगा तुम्हारा, टेन थीटा इक्वल्स टू ट्रायंगल में p बाई बी दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसी को तो हम लोग इस टेन थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमारा क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया तुम्हारा, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट को घटाइए बाय x कोऑर्डिनेट को घटाइए। और ध्यान क्या रखना है इसमें, जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट में तो किसी का y लीजिए माइनस दूसरा का y घटा दीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना जिसका y पहले आपने लिया उसी का x पहले लीजिएगा, नहीं तो यहां पे माइनस का अंतर भाग जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, ऊपर में तो किसी को जैसे कि पहले दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आप किसी को y2 मान सकते हैं, किसी को x2 मान सकते हैं, और मतलब किसी को y1 मान सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है y2 माइनस वन, जिसका y पहले घटा है उसी का x पहले लेंगे, यही ध्यान रखना होगा, नहीं तो माइनस का अंतर आएगा। तो ये स्लोप ऑफ लाइन इससे क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस स्लोप ऑफ द लाइन का दो पॉइंट को जोड़ने वाला का क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इस पर जाहिर है कि तुम्हें कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं जिसको बता देते हैं, उसमें भी तुम्हें जाहिर है कि इसका जो चैप्टर नंबर ये 10 है तुम्हारा, 10 का जो है 10.1 एग्जाम्पल, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो बोलो स्लोप ऑफ लाइन क्या पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकालना है ना, स्लोप फाइंड आउट करना, 3-4 पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें शायद, मतलब कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्लोप दिया हुआ है, एक में एंगल दिया हुआ है, 4 तुम्हें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुमको
NCERT एग्जाम्पल 10.1, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला 2 पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, -1,4, तो 3,-2 है ना, और 1,-1,4, तो स्लोप क्या होगा इसका। तो स्लोप निकालने के लिए जाहिर है कि अभी जो फॉर्मूला याद किया होगा, तो ध्यान करो, स्लोप ऑफ लाइन m जिसका सिंबल देते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 अगर इसको y2 माने तो क्या होगा तुम्हारा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया y2, 4 माइनस इधर y1 कितना है तुम्हारा, 4 माइनस -2 लिखेंगे। अब क्या ध्यान रखने के लिए बताए थे, पहले किसका लेंगे x, ये ध्यान रखना होगा, पहले क्या लेंगे इसमें, -1, इसको लेंगे, ध्यान रहे, नहीं तो इसको इसमें गलती होगा तो दिक्कत हो जाएगा। -1 माइनस कितना होगा तुम्हारा, अभी 3 है ना, -1 - 3, तो अब स्लोप आ गया तुम्हारा 4 + 2 हो गया 6, 6 बाय कितना होगा तुम्हारा, 6 बाय -4, 6 बाय -4 दैट्स इक्वल टू -3/2। तो तुम अब जो है इसको प्रैक्टिस कर लेगा, दो इसी का 2 और 3 दोनों में पॉइंट दिया हुआ है, तुम इसका स्लोप निकाल लोगे। फोर्थ जो इसका एग्जांपल है, जिसमें दिया हुआ है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो फोर्थ में तुमको ये 2 में छोड़ दिए हैं, जिसका कि तुम अपने से निकाल लोगे। तो m इक्वल टू क्या होगा तुमको, 10 60 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वही क्या होगा, इसका स्लोप होगा, तो √3 हो गया इसका स्लोप। तो ये तुम्हारा हो गया 10.1 हो गया। अब यहाँ पर 10.2 यही दिया हुआ है, 10.1 के बाद अभी क्या दिया हुआ, थ्योरी है, क्या है थ्योरी, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 10.1 के बाद अभी नहीं है क्वेश्चन, चलो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अच्छा वो कर लेते हैं, थीम कर लेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स में ही कर लेंगे। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स देखते हैं। तो 2 लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जिसके स्लोप गिवन होंगे। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि 2 लाइन जिसके स्लोप आपको क्या है, m1 m2 आपको पता है, तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है ये आपको बताना है। 2 लाइन का स्लोप दिया हुआ है, m1 और m2 आपको गिवन है, तो दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन है जिसके की स्लोप आपको दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 2 लाइन है जिसके बीच का एंगल हमें पता करना है। ये दोनों मान लेते हैं कि दोनों लाइन है, 2 लाइन, तो ये दोनों जहां पर कि इंटरसेक्ट करेगा वहीं तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा, दोनों के बीच का एंगल यही बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है, तो एक इसमें एक्यूट होता है, देखो एंगल, और दोनों के बीच में एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है कभी भी, या तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे देखो एंगल बिटवीन द लाइंस, तो आप इसको भी कर सकते हैं, और ये एंगल तो ये भी एंगल बन रहा है, तो दोनों का सम क्या होगा तुम्हारा, और ये तो इसके फिर इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूस बनेगा, या दोनों परपेंडिकुलर होता, दोनों 90-90 हो जाएगा, यही 2 होगा उपाय। या तो राइट एंगल हो जाएगा, नहीं तो एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा। तो यहां पर जो एंगल है तुमको, इसका इस लाइन का तुम्हें गिवन क्या है, इस लाइन का स्लोप पता है आपको। इस लाइन का स्लोप मानते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन बराबर m1 है, और इस लाइन का स्लोप आपके पास गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन m2 दिया हुआ है आपको। और यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका थीटा आपको पता करना, tan थीटा cos थीटा व्हाटएवर जो आप निकाल सकते हैं, क्या करके निकाल के बताएं थीटा क्या होगा। तो m1 m2 से क्या लाभ होगा, जब हम एंगल में जाएंगे तभी एंगल निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है x एक्सिस θ1 एंगल बना रहा है, तो इसका हमको tan थीटा पता है, tan θ1 का वैल्यू कितना है हमको दे रहा है, m1 दे रहा है। एंगल लेंगे तभी ना एंगल में आएंगे हम लोग। और इसमें स्लोप कौन सा होगा, देखो x एक्सिस से बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज लाइन बनाना है, तो ये वाला होगा स्लोप, या θ2 tan θ2 कौन सा होगा, इधर से लेना होगा हमको ना, इधर से लेंगे तब tan θ2 होगा इसका। तो हमको m1 बराबर tan θ1 दिया हुआ, हमको हमारे पास 2 जानकारी कि m1 बराबर क्या दिया हुआ हमको, tan θ1, और m2 इक्वल्स टू tan θ2 है, ये दोनों पता है हमको। और इन दोनों के बीच का एंगल हमको थीटा पता करना है अभी, ठीक है।
तो ये देखो यहां तक जहां तक है, दो इंटीरियर एंगल का, किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, θ1 प्लस थीटा इक्वल्स टू θ2, या थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, दोनों तरफ 10 लगा दीजिए आप। तो tan थीटा, चूंकि हमारे पास तो जो भी जानकारी tan के रूप में है, tan θ2 माइनस θ1, ये tan a माइनस बी लग जाएगा। तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a मतलब tan θ2 माइनस tan θ1, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो tan थीटा इक्वल टू, अब क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला, m2 हो गया, tan θ2 को तो m2 लिख देंगे, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, ये हो गया अगर एक्यूट एंगल के लिए हो गया तुम्हारा। अगर ये ऑब्ट्यूस होगा तो tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा अगर, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, इधर से अगर थीटा बनता है तो इधर से क्या बन जाएगा तुमको, 180 माइनस थीटा होगा। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। तो tan या तो तुम्हारा क्या हो गया, तो फॉर ऑब्ट्यूस एंगल यहां पे एक माइनस है, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा जो एंगल बनेगा दूसरा एंगल, दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब माइनस tan थीटा, तो यहां माइनस लग जाएगा। इसका मतलब जनरल जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इसमें प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। अभी जैसे देखो इसमें क्या है, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, हमको कभी क्या होगा कि कौन m2 में ये एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, जैसे मान लेते यही इधर चला जाता, तो ये तो अब लाइन तो आपको m2 यही लाइन क्या हो सकता था, हमको m2 हो सकता था, और इसे ही क्या हो सकता था हमारा θ1 हो सकता था। तो उस स्थिति में तो एक्यूट एंगल किधर से बनता, तो m2 माइनस m1 के बजाय m1 माइनस m2 बनता। तो हम तो जब तक फिगर प्लॉट नहीं करेंगे पूरा, तो हमको तो ऐसे भी समझ में आएगा किसको किस में घटाएंगे तो एक्यूट आएगा, और किसको किस में घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्यूट आएगा, और किसमें ऑब्ट्यूस आएगा। तो हमारा सीधा काम होता है कि प्लस माइनस दोनों लगा दीजिए, और जिसमें निगेटिव आ गया तो वो ऑब्ट्यूस वाला देगा, जिसमें पॉजिटिव आ गया तो क्या दे देगा, एक्यूट दे देगा। समझ में आ गया बात, कि जैसे यहां पर जनरल फॉर्मूला के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग, tan थीटा प्लस माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, दोनों को हो गया, एक एक्यूट के लिए हो गया, एक ऑब्ट्यूस के लिए। और ये पता, ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे प्लस वाला ही एक्यूट होगा हमेशा, क्योंकि कौन आगे पीछे पलट गया होगा वो समझ में क्या नहीं आएगा, एक्चुअल फिगर हम ड्रॉ नहीं किए हैं तो पता क्या नहीं चलेगा। वो कभी न माइनस में भी क्या हो सकता है आपका एक्यूट वाला आएगा, जो पॉजिटिव आ जाए, मतलब माइनस, जैसे इसका जो m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 माइनस 2 आ गया, तो आप उसको माइनस लगाए तब ना एक्यूट होगा। वो जब तक एंगल पॉजिटिव नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, वो एक्यूट नहीं होगा, तो उसके लिए माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये पहले पता क्या नहीं चलता, आपको नहीं चलता, वो प्लस माइनस दोनों से होगा, माइनस नेट आंसर प्लस में आ गया तो 10 मतलब 45 90 से कम होगा, दैट इज एक्यूट हो जाएगा। निगेटिव आ गया तो 10 क्या होगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए प्लस, तो फॉर्मूला ग्रुप में क्या याद रखना है, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ये तुम्हारा दो लाइन का स्लोप अगर गिवन है तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है इसी की तरह कंडीशन फॉर पैरेलल का, जहां तक बात है दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स भी देख लेंगे इसका। तो कंडीशन अगर पैरेलल के लिए देखें, जैसे दो लाइन दिया हुआ है तुमको, दो लाइन के बीच का एंगल पता है अगर, तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा। तो जाहिर है दोनों के बीच में, दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों तो ये क्या कहते हैं, दोनों तो सेम ही एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के बीच में। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। θ2 और θ1 तो क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो उसके लिए क्या आएगा एंगल, कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल, तो दोनों एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन मेक इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या ही बनाएगा, ये एंगल तो सेम बनाएगा, उसको फिगर दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखा दीजिए। जैसे पैरेलल है तो जाहिर है कि ये θ1 बना रहा है, और ये भी क्या ये बना रहा है। अगर कोई कहता है θ2 बना, तो पैरेलल होने का मतलब है कि θ1 बराबर क्या होगा, ये तो θ2 होगा तभी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब tan θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, tan θ2 या m1 इज इक्वल टू m2, ऐसा कर सकते हैं। ये किसके लिए कंडीशन निकल गया, ये पैरेलल के लिए। दो लाइन पैरेलल होगा जब उसका क्या होगा एंगल, जो स्लोप है जब क्या होगा उसका इक्वल होगा। जब स्लोप इक्वल होगा इसका मतलब तो उसकी वो लाइन आपस में क्या होगा,
पैरेलल होगा। और इसको जैसे कि एंगल के रूप में अगर तुमको इस फॉर्मूला, तो दोनों के बीच का एंगल जैसे थीटा बराबर क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूला में भी जाएंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस, उससे भी निकल जाएगा। अब जैसे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसका कंडीशन फॉर पैरेलल हो गया तुम्हारा। अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में टेन के रूप में रिलेशन लाएंगे, दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा स्लोप के बीच का। दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, तो वही उसका कंडीशन बन जाएगा। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या कंडीशन होगा, अगर एक लाइन है, ये एंगल बना रहा है अगर θ1, और दूसरा लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल बना रहा है कितना θ2, तो अभी जो रिलेशन लिखे थे तो हम लोग को 10 में ले जाना है, तो θ2 इक्वल्स टू क्या होगा, θ1 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, θ2 इक्वल्स टू θ1 प्लस 90 डिग्री। स्लोप में ले जाना तो 10 लगाइए, 10 θ2 बराबर 10 90 डिग्री प्लस θ1, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 10 θ2 बराबर 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा दैट इज 10 तो बदल जाता है कॉट में, और सेकेंड पॉइंट में जाएगा तब माइनस हो जाएगा, तब माइनस कॉट θ1। 90 और 270 में 10 का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, और 90 प्लस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड में 10 निगेटिव होगा तो माइनस लगा दिया गया। तो तुम्हारा रिलेशन आ गया tan θ2 इज इक्वल टू माइनस कॉट θ1, या tan θ2 इज इक्वल टू माइनस 1/tan θ1, कॉट को लिख सकते हैं 1/10, ये कि चलाएगा इधर, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1, tan θ1 है m1, tan θ2 है m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हो गया कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए। तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 होगा तो ये लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा। दो लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 बराबर जब -1 होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, और जब इक्वल होगा, जब पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ये कंडीशन होगा तुमको पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। तो पहले इस पर जो आज बेस्ट तुम्हारा जो एग्जांपल दिया हुआ उसको क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद तुमको है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक और टॉपिक है, हाँ एग्जांपल बोलो क्या है तुम्हारा, दूसरा एग्जांपल 10.2 क्या है, 10.2 पढ़िए। हाँ देखो इसको बना सकते हैं हम लोग, एक NCERT एग्जाम्पल 10.2 है तुम्हारा। अगर थीटा जो दे दिया है दैट इज 45 डिग्री, π/4, तो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री कह सकते हैं इसको, और एक स्लोप है कितना m1 बराबर दे दिया हाफ, तो m2 इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो फार्मूला हमारा था, उस फार्मूला पर आते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो एक बार प्लस लेके बनाना होगा, एक बार क्या लेकर बनाना होगा आपको, माइनस, दो बार बनाएगा, दो आंसर आएगा आई मीन। तो tan 45 डिग्री, इसी को इस प्लस माइनस को इधर ही कर दो, चलो इस प्लस माइनस को इधर ही ले लो, दैट वैल्यू क्या हो गया m2 माइनस m1 का वैल्यू कितना हो गया हाफ, बाय 1 प्लस हाफ इंटू m2, चलिए m1 m2, तो प्लस माइनस 1 बराबर क्या हो गया ये m2 माइनस 1, या 1 मतलब क्या हो गया तुम्हारा m2 माइनस हाफ, m2 माइनस हाफ या 2m2 माइनस 1 कर दो, नहीं तो एलसीएम ले लो। चलो क्या करते हैं इसको, 2 माइनस 1 बाई 2 तो खैर कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। नीचे क्या जाएगा 2 प्लस m2, नीचे क्या आ गया तुम्हारा 2 प्लस m2। एक बार प्लस 1 ले लो, एक बार टेक पॉजिटिव 1,
एक बार टेक +1 +1 लेते हैं, तो +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 + m2 हो गया, इधर जाएगा तो 2 + m2 बराबर क्या हो गया, 2m2 - 1। तो ये इधर चल जाएगा तो m2 क्या हो गया तुम्हारा, m2 इधर जाएगा प्लस हो गया, ये नहीं माइनस हो गया, तो m2 बराबर m2 = 3 हो गया। चलो, और -1 लेंगे तब टेक -1, -1 लेंगे तो ये तुमको इधर माइनस से इधर कर दो, -2 - m2, -2 - m2 बराबर क्या होगा, 2m2 - 1, तो 3m2 हो गया, 3m2 = क्या होगा तुम्हारा, ये -1 हो जाएगा। 3m2 बराबर, तो m2 बराबर -1/3, m2 बराबर -1/3, तो एक 3 या -1/3, ये दोनों आंसर होगा। तो दोनों आपस में कभी भी जो होता है, दोनों तरफ जो लाइन बनता है वो परपेंडिकुलर होता है लाइन में, इसलिए m1 m2 -1 होता है इसका। तो खैर नहीं समझ में आया होगा। अच्छा चलो, दूसरा हो गया एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रूव करें, वो x दिया हुआ है। तो अभी जैसे कि बताए थे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या बताए थे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो एक का स्लोप निकल जाएगा, दोनों का स्लोप निकाल देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे। इसको बनाने का तरीका होगा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.3 है, दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे y2 - y1 / x2 - x1 करके, और दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 10.3 तीसरा एग्जाम्पल, पॉइंट बोलो क्या था पहला, रुको, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, हाँ क्या है पहला लाइन का, -2,6, और दूसरा तो 8 - 6 ने बोला, y2 - y1 8 - 6, ठीक है, और x कितना हो गया, 4 - -2, तो डेट इज 2/6 हो गया, 1/3 हो गया। ये स्लोप क्या निकल गया इसका, 1/3। अब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, इसको m1 मान लो, इसको क्या कर दिया, स्लोप सेकेंड लाइन, हाँ कितना होगा, y में घटाओ पहले, 24 - 12 x - 8, 12/x - 8, इसको m2 कहो। तो फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, फॉर परपेंडिकुलर m1 × m2 बराबर -1, m1 कितना आया है हम लोग का, 1/3, m2 कितना आ गया, 12/x - 8 = -1, ये 3 और ये तो कट कैंसिल हो गया, 4 हो गया, तो 12 x - 8 ने है ये, x - 8 = -4, यही चला गया, माइनस तो कट गया, तो ये इसमें माइनस इधर करते हैं, कितना होगा, -4 हो जाएगा, ये इसी को माइनस कर दो, तो क्या होगा तुम्हारा, x हाँ x = 8 - 4, x = 4 आंसर है, x = 4 समझ में आ गया होगा। तो उसी कंडीशन का यूज किए, पैरेलल के लिए m1 = m2 और परपेंडिकुलर के लिए m1 × m2 बराबर -1, तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलो और है एग्जाम्पल, और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बाद 2 एग्जाम्पल है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, इसके लिए तो एक तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, 3 पॉइंट को कोलिनियर होने के लिए डिस्टेंस फार्मूला में तीनों के बीच का डिस्टेंस आपस में निकालता हो, जो क्लास 10 में बनाता होगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दो। तो क्लास 10 में तुमको 2 तुम्हारा तरीका होगा अभी तक बनाने का, डिस्टेंस फार्मूला से भी कोलिनियर प्रूव हो सकता है, जैसे देखो डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव होगा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। पहला कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, इसका क्या है, एक तो तुमको तरीका अभी तक बनाया डिस्टेंस फार्मूला से, मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है ABC, अगर एक लाइन में, अगर ऐसा फिगर बना है
तो हम लोग अगर डिस्टेंस देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो ये कोलिनियर होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और अगर ये अगर कोलिनियर नहीं होगा तो ऐसे तिरछा हो जाएगा, तो ये ट्रेंगल बन जाएगा, तो हमेशा जो है क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए सी होगा। या तो तुमको इक्वल होगा या क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर इक्वल होगा तो कोलिनियर, और नहीं तो क्या होगा, वो हमेशा बड़ा रहेगा तो क्या बन जाएगा, वो ट्रेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, कोलिनिटी प्रूव करने के लिए एक तो ये तरीका जो 10 में बनाया होगा तुम वो होगा। दूसरा था एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी जो बनाएंगे जिसमें कि होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो तरीका से तुम अभी तक 10 में बनाता होगा। अभी जो तीसरा तरीका ये होगा, अगर ये लाइन तुमको एबीसी कोलिनियर है तो जरा देखिए और क्या आपके पास उपाय है। यहां पर ए बी लाइन है और सी एक ही लाइन में है, तो देखो ये जो तुमको लाइन है ए बी लाइन एक्स और ए बी सी लाइन दोनों सेम एंगल बनाएगा एक्स से। इसका मतलब कि स्लोप जो है इसका बराबर होगा। ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर इक्वल है किसी का भी तो वो क्या होगा, लाइन ये जो पॉइंट है क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का एक क्या तरीका हो गया, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप, किसी दोनों का स्लोप निकालने क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट को माइनस करते हैं और उसको पॉइंट को माइनस कर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। देखो कोलिनियर का x1 y1 इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट x2 y2 है, इसका क्या है x3 y3 है। तो अगर ये एक ही लाइन में है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, दोनों एक ही लाइन तो सेम एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर होने का ये भी शर्त हो गया। दूसरा ये कह सकता है तुमको, कोई अब ये कह सकता है, एक कंफ्यूजन आ सकता है कहीं पैरेलल का है ना होगा, बराबरी का है, जैसे ये लाइन और ये लाइन ये भी तो इक्वल एंगल बनाएगा ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बी पॉइंट यहां से उठ के यहां थोड़ी आ जाएगा कभी, यहां ए बी सी है आपका, तो ए बी है तो ये बी सी यहीं रहेगा, बी सी बाहर कैसे भाग सकता है, नहीं समझ में आया क्या बोले। ए बी यहां पर दूसरा लाइन पैरेलल हो सकता है लेकिन बी पॉइंट का जगह दो जगह नहीं होगा कभी, इसलिए वो कोलिनियर ही क्या, क्योंकि बी वहां कॉमन है ना, इसलिए कभी भी क्या होगा, ये कोलिनियर ही होगा प्रूव। तो कोलिनियर निकालने के लिए ये तरीका तुम्हारा जो है अप्लाई कर सकते हो, ये ज्यादा आसान भी पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में भी समय लगेगा, एरिया निकालने में भी क्या होगा, समय लगता है, उससे सबसे आसानी तो इसी से निकल जाएगा तुम्हारा। मतलब स्लोप निकाल, दोनों का y2 घटाइए बटे y1, मतलब दोनों का x घटाइए और उसका दूसरा का भी घटाइए, अगर इक्वल आ गया कोई एसी का भी किसी दो का घटा दीजिए, अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो जो है लाइन क्या है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो ये ज्यादा बेहतर यही होगा तुम्हारा, जो 10 में अभी तक बना रहा था उससे इजी पड़ेगा ये कोलिनियरिटी का। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्रूव करें, तो प्रूव कर लेते हैं इसी से। 10.4 क्या है पॉइंट, एच के बी है, ये पी है पॉइंट, अच्छा क्यू x1 y1, क्या प्रूव करना है कुछ, अब क्या करें, तो इसको तो कर देते हैं ना, h माइनस x1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता नहीं चल रहा है कि x वाला को घटाया होगा। तो देखो क्या कर रहा है, y2 माइनस y1 बोला ना, तो ये दोनों का मतलब ये दोनों को पहले घटा लिया फिर ये दोनों घटा दिया। जैसे क्या क्या बताए थे कंडीशन, तो y1 माइनस क्या हो गया, k हो गया, y1 माइनस k बटे क्या हो गया तुमको, x1 माइनस h बराबर क्या हो गया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इफ PQR आर कोलिनियर है तो ऐसा होगा। तो ये कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा और क्या, देखो पुट गया, खाली क्या कर दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट आ गया, इन किया गया है, हो गया तुम्हारा, ये प्रूव हो गया। चलिए 10.5 क्या दिया हुआ, t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2, x एक्सिस पे t है और y एक्सिस पर x है,
हाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू बताओ t = 0 पर। हाँ d = 2 और दूसरा टाइम पे 8 क्या चाहिए? मतलब देखो क्या कह रहा है कि इससे तुमको इक्वेशन लाने के लिए कह रहा है, रिलेशन। जैसे देखो इसको जैसे कि ग्राफ बनाते हैं, 0 पर कितना बोला, 0 पर 2 बोला, टाइम इधर लिए, टाइम 0, तो इधर डिस्टेंस जाओ, इसको y ले लो, x ले लो, d ले लो, क्या इसको कुछ लिखाना है, x s d ले लें, d में दिया है आंसर, किस में लिखा, d में, चलिए d लिख दीजिए इधर। तो d का वैल्यू जब t = 0 पर d 2 है तो यहाँ पर होगा एक पॉइंट 0,2 ना, और एक क्या बोला 2 पर कितना है 8, 3 है, t = 3 पर 8 है, तो 3 पर क्या होगा 8, तो कहीं कहीं यहाँ पर होगा कहीं, तो 3 पर 8 यहाँ कहीं है, 3 पर 8। अब इसी में कहता लॉग निकालना है, तो t पॉइंट पर, t पर क्या होगा तुमको, t पर d होगा कुछ ऐसा कह सकते हैं, t पर क्या होगा d होगा। ये तीनों एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट क्या है तुम्हारा एक ही लाइन, तो हम लोग लाइन का ये अभी जो इक्वेशन को स्लोप को यूज कीजिए, स्लोप इक्वल कीजिए, तो क्या होगा तुम्हारा 8 - 2 बाय 3 - 0 बराबर क्या हो गया हमारा d माइनस 8 लेते हैं, d - 2 भी ले सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं कि वही लें, d - 2 ही लो, आसान भी पड़ेगा, बाय t - 0 ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो चलिए तो क्या हो गया हमारे पास रिलेशन आ गया हमारा, ये क्या हो गया तुम्हारा 8 - 2 दैट इज 6 बाय 3, ये दोनों हो गया, 2t हो गया, तो ये 2 इंटू क्या हो गया जी t = d - 2, तो हो गया रिलेशन। क्या है आंसर 2t + 2, वही तो 2t + 2, d = 2 ब्रैकेट में t + 1 हो गया इक्वेशन। तो ये तो स्लोप का यूज करके क्या कर दिया, स्लोप इक्वल करके उसका जो है ये फॉर्मूला निकाल लिए। मतलब अब इसमें जैसे कोई भी डिस्टेंस, इसमें टाइम देना है ना, तो कभी भी कोई टाइम में देते जाओ निकलते जाएगा, टाइम का वैल्यू दीजिए, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकाल लिया गया इसका, तो स्लोप का यूज करके। तो इसी के साथ तुम्हारा जो है ये जो एक्सरसाइज तुम्हें बनाना है 10.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुम बना सकते हो, इतना लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 बना सकते हो। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक में था तुम्हारा जो कि जनरल जो प्रैक्टिस के लिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल या तुमको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सब का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में तो उसके राइट टू लैब के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो इसी लेक्चर को समाप्त कर रहा है।